यहाँ पर वक्त को इन्वेस्ट करते हुए थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत लंबे लंबे जगह से यहाँ पर आए हैं और इस फंक्शन के लिए आए हैं, इसके लिए अपने आप के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। तो ये तो मेरे को कहा गया कि ये बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार है, बिजनेस डेवलपमेंट सेमिनार है, ये तो बात ठीक है, लेकिन मेरे को ये बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? एक एक करके हाथ ऊपर करके बताएंगे, ईमानदारी से बैठे बैठे बता दीजिए, नहीं तो स्टेज पे बुलाऊंगा। हाँ चलिए, यस सर बोलिए। हम औरंगाबाद से आए हुए हैं, अशोक कुमार गुप्ता मेरा नाम है, बालाजी ड्रेसेस के प्रोपराइटर हम हैं। हाँ, हम क्यों आए हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ पे बिजनेस के बारीकियों को सीखने समझने के लिए आए हैं, ताकि अपने बिजनेस को हम कैसे अपने ऊंचाइयों पर बुलंदियों पर ले जा सकें। ओके, तो यहाँ पर साहब आए हैं ताकि अपने बिजनेस को बुलंदियों पे, ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हैं, इसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। कोई और जल्दी जल्दी बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। आप ये भी बोल सकते हैं मेरे पास तो काम धाम था ही नहीं। यस सर, क्यों आए हैं आप? सर, हमें प्रकृति द्वारा तो बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत प्राप्त हैं, लेकिन हम संतोष नैयर जी से पावर का टैंक लेने आए हैं। अच्छा, पावर लेने आए हैं। इसको पावर की जरूरत है, तो ये पावर लेने के लिए आया हुआ है, ये अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आए हैं। कौन बोलेगा? हम यहाँ से आपके से जीरो से हीरो बनने के लिए आए। हम तो जीरो से हीरो बनने के लिए आए हैं यहाँ पर। ओके, वंडरफुल। यस सर, आप क्यों आए हैं? जो वहाँ पर लोगो लिखा हुआ है को दे दीजिए, जो हाथ ऊपर कर रहा है ना उसको। जो आपका लोगो लिखा हुआ है ग्रो टुगेदर, हाँ, ये है सिंपल वर्ड, हाँ, बट इट मीन्स समथिंग। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रो टुगेदर, ये समझना चाहता है। ओके, जेंटलमैन आए हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर थीम लिखा हुआ है ग्रो टुगेदर करके। यहाँ पर थीम लिखा हुआ है ग्रो टुगेदर। आप अगर देखेंगे गौर से, वहां पर लिखा हुआ है ग्रो टुगेदर। तो ये जानना चाहते हैं कि ग्रो टुगेदर के पीछे कोई राज होगा, कोई कला होगी। अगर हमें साथ में मिलके बढ़ना है, अगर एसएसएस को अपने सप्लायर के साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलके अगर आगे बढ़ना है, तो उसके पीछे कोई राज होगा, ऐसा उन्हें लगता है। निश्चित रूप में कोई राज है और उस राज के बारे में हम बात करेंगे। यस सर, यस सर। 3 पॉइंट्स। हाँ जी बोलिए। अपने बिजनेस को ऑटो मोड में कैसे करें? हाँ, ये जानना चाहते हैं कि मेरा बिजनेस जो है इसको ऑटो मोड में कैसे किया जाए। मतलब मैं अगर नहीं भी रहा, मैंने अगर दुकान में नहीं गया, मैं ऑफिस में नहीं गया, तो भी मेरा काम कैसा चलता रहेगा ऑटो मोड पे, ये जानना चाहते हैं। और क्या जानना चाहते हैं? सेकंड पॉइंट, मॉल कल्चर से कैसे हम लोग compete करें या कैसे सरवाइव करें? कौन से कल्चर से? मॉल्स। हाँ, मॉल कल्चर से। एक होती है मॉल, और मॉल का जो कल्चर है, उस मॉल के कल्चर से हम सरवाइव कैसे हो सके, ऐसा ये जानना चाहते हैं। और तीसरी बात, हम लोग खुद वॉलमार्ट या बिग बाजार कैसे बन सकते? अरे वाह 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 वाह। अभी ये बोलते हैं कि हमको भी वॉलमार्ट बनना है, हमको बिग बाजार बनना है। जैसे किशोर बियानी ने बिग बाजार बनाया, ऐसा ये साहब चाहते हैं कि वो भी बने, और ये बन सकते हैं 100%। आप में से हर आदमी किशोर बियानी बन सकता है, हर आदमी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, बहुत बुलंदियों पे पहुंच सकता है, लेकिन उसके कुछ फॉर्मूले होंगे, उसके लिए कुछ करने पड़ेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी, यस सर, जेंटलमैन, यस सर। गुड इवनिंग सर। ऐसे तो यहाँ सब बिजनेसमैन बैठे हैं और सभी के पास नॉलेज है। हाँ जी। लेकिन कहते हैं नॉलेज बांटने से बढ़ती है। हाँ जी। एंड आप भी हमारे साथ हैं और सब इतने लोग हमारे साथ हैं। हाँ। तो जब हम मिलकर बिजनेस नॉलेज बांटेंगे एक दूसरे से, हाँ, तो नेचुरली हमारे सबके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कि हम कंपटीशन एंड और भी जो प्रॉब्लम्स है बिजनेस में, हम अच्छे से फेस कर पाएंगे। ओके, ठीक है। यस यस मैडम, यस। ओके, मैं यहाँ पर आई हूँ, ये लड़की यहाँ पर आई है। व्हाट्स योर नेम? राधिका। राधिका मेरी 3rd बेटी का नाम है ना। मेरी 3 बेटियां, उसमें मेरी 3 बेटियों का नाम। तो एक बेटी इधर यहाँ पर आई है और वो कह रही है कि मैं फ्यूचर में बिजनेस वुमेन और एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आई हूँ। निश्चित रूप में उसे भी मिलेगा यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए, पक्का मिलेगा। यस, और कोई? यस सर, जेंटलमैन आउट हियर। एक्सपीरियंस एंड आइडिया एक्सचेंज करने आया हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे काफी आइडिया मिल गया है। आप में से किसी ने कहा कि मेरा बिजनेस को ऑटो मोड में कैसे मैं डाल दूं, किसी ने कहा कि मुझे मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे तरक्की करना है, किसी ने कहा कि मुझे किशोर बियानी के मार्फत फ्यूचर ग्रुप बनाना है, किसी ने कहा, ये लेडी ने, राधिका ने कहा कि मुझे बिजनेस वुमेन बनना है। तो ये सभी चीजें बहुत ही उम्दा बात है। बीच में हम जब बात करेंगे तो आपके मन में और कोई बात होगा तो आप बिल्कुल मेरे को बता दीजिए। तो जल्दी से मैं अपनी कहानी बता देता हूं कि मैं कौन हूं करके। मेरा नाम संतोष नायर है, बंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप।
54 बरस का हूं। आज से कई साल पहले 1983 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। डोर टू डोर जाके मैं न्यूज़पेपर डालता था, घर घर में मैं न्यूज़पेपर डालता था। उसके बाद मैं कॉलेज में जाता था, SY BCom में था मैं। उसके बाद रात में दोपहर के टाइम पे मैं ट्यूशन करता था और रात को मैं दोपहर के टाइम पे अकाउंटेंट की काम करता था और रात को मैं ट्यूशन लेता था। ऐसा जिंदगी बीतता जा रहा था। सब मिला के 300-400 रुपए कमाते थे और जब मैं 300-400 रुपए मेरे फादर के हाथ में फादर के हाथ में देता था तो वो 3-4 करोड़ के बराबर होता था उनके लिए। चलते चलते मेरे को एक दिन मिल गया स्वामीनाथन अय्यर, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। अय्यर ने मुझसे पूछा तू करता क्या है? मैंने कहा कि रोज सुबह मैं न्यूज़पेपर डालता हूँ, उसके बाद मैं कॉलेज में जाता हूँ, दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करता हूँ और रात को ट्यूशन लेता हूँ। तब स्वामीनाथन अय्यर ने कहा स्कूल में तो तू बड़ी बड़ी बातें करता था, स्कूल में तो तू जनरल नॉलेज में तू सबसे पहला आता था और बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, ने ये कर दूंगा, ने वो कर दूंगा। अब मैं तेरे को बोलता हूं संतोष नायर, जो तू न्यूज़पेपर का धंधा करता है, हमारे गली में वो कुलकर्णी भी तो पिछले 30 साल से न्यूज़पेपर का धंधा कर रहा है। तो 30 साल से न्यूज़पेपर का धंधा करने वाला कुलकर्णी 30 साल में सिर्फ एक स्कूटर तक पहुंचा है। और जो तू अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा है, आज के तारीख में तेरी 400 रुपए की पगार है, अगले साल वो 500 हो जाएगी, अगले साल वो 600 हो जाएगी, अगले साल वो 800 हो जाएगी, 900 हो जाएगी। आज से 15 साल के बाद जब तेरी उम्र 35 की होगी तो तेरा इनकम होगा 4-5 हजार रुपया। 4-5 हजार रुपये से तू कैसे जिंदगी जिएगा? तू अपने बीवी और बच्चे लोगों को किस तरह का लाइफ देगा? और ये जो तू ट्यूशन लेता है, एक ट्यूशन के लिए 100 रुपया, दूसरा ट्यूशन के लिए 200 रुपया, तू कितना ट्यूशन लेगा? संतोष नायर, तू जिंदगी में बड़ा आदमी नहीं बन सकेगा। जब स्वामीनाथन अय्यर ने ऐसे मुंह पे देख के बता दिया कि तू लाइफ में साले कुछ नहीं कर पाएगा, तब मैंने बोला यार अय्यर ऐसे मत बता, तो करे क्या लाइफ में? बोलता है अगर जिंदगी में पैसा कमाना है, नाम कमाना है, इज्जत कमानी है, शोहरत कमानी है और अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, तो एक ही लाइन है, एक ही काम है, एक ही नौकरी है, एक ही प्रोफेशन है, उसमें घुस जा और उसमें तू मास्टरी कर ले तो तेरा नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब मिल जाएगा। हमने कहा यार ये कौन सी काम है जिसके अंदर पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ मिल जाएगा? तब उसने कहा ये है वो प्रोफेशन ऑफ सेल्स। सेल्स में चला जा, बेचने की कलाकारी सीख ले, सेल्स में चला जा और तेरी लाइफ हिट हो जाएगी। सेल्स में अगर तुझे 5,000 रुपए चाहिए महीने का तो 5,000 मिलेगा, 10,000 चाहिए तो 10,000 मिलेगा, 50,000 चाहिए तो 50,000 मिलेगा, 1 लाख चाहिए तो 1 लाख मिलेगा, 5 लाख चाहिए तो 5 लाख मिलेगा। तेरी चाहतों के हिसाब से तू पैसा बना सकेगा। सेल्स यानी बेचने की कलाकारी अगर तूने ये मास्टर कर ली तो तेरे को ये पैसा मिल सकता है। तब मैंने अय्यर से कहा यार अय्यर मेरे को तो सेल्स के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। बोलता अमिताभ एक्टिंग करने के पहले अमिताभ को एक्टिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं था। कोई भी इंसान कोई भी प्रोफेशन में, सानिया मिर्जा टेबल टेनिस में आने के पहले उसे टेनिस के बारे में नहीं मालूम था। सानिया नेहवाल बैडमिंटन के अंदर आने के पहले उसे बैडमिंटन के बारे में नहीं मालूम था। सरोगी साहब धंधे में आने के पहले, बिजनेस में आने के पहले बिजनेस के बारे में वो जानते नहीं थे। देयरफॉर कोई भी प्रोफेशन के अंदर, कोई भी काम के अंदर, कोई भी इंसान पहले आने के बाद ही वो सीखता है। अगर एक्टिंग में आने के बाद एक्टिंग सीखता है, फुटबॉल में आने के बाद फुटबॉल सीखता है, क्रिकेट में आने के बाद क्रिकेट सीखता है, धंधे में आने के बाद वो धंधा सीखता है। एंड देयरफॉर उसने मुझसे कहा कि तू सेल्समैन बन जा। अब मैंने तो डिसाइड कर दिया कि भाई अभी तो मैं सेल्समैन बन जाऊंगा, लेकिन बनूं कहां पर? बहुत सारे इश्तिहार हमने देखे। उस जमाने में तो नौकरियां इतनी जल्दी मिलती नहीं थी। 1985 की बात है। तो उस टाइम पे हमने बहुत सारे जगह पे इश्तिहार देखा और अप्लाई किया, लेकिन किसी ने बुलाया नहीं। फिर एक दिन हमने देखा कि एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट आई और उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा है जिंदगी बनाना चाहते हो, नाम बनाना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो और 6 महीने में एक बाइक लेना चाहते हो तो कम टू यूरेका फोर्ब्स। नाम सुना है यूरेका फोर्ब्स? हाँ, एक्वागार्ड वैक्यूम क्लीनर, एक्वागार्ड जो वाटर प्यूरिफायर वो बेचती है और वैक्यूम क्लीनर यानी जो साफ सफाई करने का जो मशीन है वो बेचने की कंपनी थी। हमें तो नहीं मालूम था कि ये कंपनी क्या थी करके। 85 में तो उसका कोई नाम पता तो था ही नहीं। तो हमने ये इश्तिहार देखा और उसमें लिखा हुआ था वॉक इन इंटरव्यू, सुबह 9:30 बजे आ जाइए। और
मेरे पास तो जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो केवल राज सालियन बोल के मेरा दोस्त है, उसके पास गया, मैंने 5 रुपए उससे उधार लिए। मैं बोला मेरे को वर्ली जाने का, वो बोल रहा मैं भी चलता हूँ वर्ली में, क्योंकि मेरा भी उधर सस्मीरा कॉलेज में कोई इंजीनियरिंग का पेपर देना, हम साथ में चलते हैं। उससे 5 रुपए उधार ली और हम बस पकड़ के गए। उतरे हम स्टेशन पे, जो जहां उतरनी थी, और उतरते टाइम उसका थैली जो था, अपना केवल राज सालियन जो दोस्त था, उसका थैली मेरे हाथ में रह गया, उसमें उसका सर्टिफिकेट मेरे हाथ में रह गया। उस जमाने में पेजर बीजर मोबाइल तो होती नहीं थी, तो मैंने कहा अभी तो इसको कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, तो हम पेपर लेके खुद ही वो क्रिस्टल बिल्डिंग में हम चले गए। 4थे माले पे हम पहुंच गए। 4थे माले पे यूरेका फोर्ब्स में हम पहुंच गए। दरवाजा हमने खोला तो साली एक हार्ट अटैक हो गई हमको। 400 लोग बैठे हुए उधर, सब टाई वगैरह, कोट बीट चड्डी बिड्डी पहन के सब लोग बैठे हुए हैं वहां पर, और हम साले जीन्स में गए हुए हैं, आधा शर्ट चप्पल में गए हुए। हमें क्या मालूम कि इंटरव्यू में जाना है तो जूते में जाना चाहिए, टाई पहनना चाहिए, कोट पहनना चाहिए, ब्रीफकेस लेके जाना चाहिए। हमने तो जिंदगी में कोई इंटरव्यू दी नहीं थी। तो वहां पर हमने देखा कि उनको देखते ही हमको लग गया कि इधर तो अपना कुछ दाल गलने वाला है नहीं। मैंने चुपचाप दरवाजा बंद करके मैंने नीचे उतरने चालू कर दिया। मैं नीचे चल के आ रहा था, 2nd फ्लोर तक पहुंचा, तभी ये केवल राज सालियन मेरा दोस्त ऊपर चल के आ रहा था उसका पेपर लेने के लिए। बोलता यार वो मेरा पेपर तेरे हाथ में रह गया और तेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। मैं बोला नहीं, इंटरव्यू खत्म नहीं, वो मैं गया ही नहीं। वहां पर ऐसे ऐसे एक लोग बैठे हुए, परफ्यूम मार के अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, उनके सामने अपनी कुछ होने वाली है नहीं, और इसीलिए मैं सोच रहा हूं मैं घर जा रहा हूं। तो उसने अपने जेब से एक पावती निकाली, एक पेपर का टुकड़ा निकाला। उसने कहा सुबह मैंने तेरे को 5 रुपए दिए थे, ये 5 रुपए मिला के पहले वाले जो पैसे तू मेरे को देने हैं, सब मिला के 135 रुपया होता है। आज का 5 रुपया और पहले का 130 रुपया, 135 रुपया अभी दे दे 2nd फ्लोर में, नहीं तो साले ऊपर चला जाए इंटरव्यू देने के लिए। तब जाके हमको पता चला पैसे जब नहीं है ना, आदमी कुछ भी करा सकता है, तो मैं चला गया, ऊपर चला गया और मैं इंटरव्यू देने के लिए चला गया। अनिल कुमार पहला जो इंटरव्यू लिया था, एक बड़ा 6-7 फुट का आदमी ने लिया, राजेश मल्होत्रा बोल के आदमी। मल्होत्रा साहब जब इंटरव्यू लेते हैं, अंग्रेजी में इंटरव्यू लेते हैं, मल्होत्रा साहब 3 चीज करते हैं। आदमी पसंद आ गया तो सिलेक्ट, आदमी ठीक ठाक लगा तो रिजर्व कैंडिडेट में डाल देते हैं, और आदमी एकदम बेकार लगा, उनको लगता है ये तो कर ही नहीं पाएगा, तो उसको रिजेक्ट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उन्होंने मेरे को 3rd कैटेगरी में डाल दिया, उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को देख के मेरा टोटल वजन 45 किलो का था और 20 किलो का तो सूटकेस लेके घर में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा मल्होत्रा साहब ने कि दुबला पतला सा लड़का है, ये तो ऐसे बैग ले लेगा तो ऐसे ही मर जाएगा ये, तो इससे तो होगा नहीं। और मल्होत्रा साहब ने अंग्रेजी में बहुत सारी क्वेश्चन पूछी, क्योंकि मल्होत्रा साहब डॉन बॉस्को एजुकेटेड थे, अंग्रेजी मीडियम के थे। हम तो बर्फी वाला स्कूल में हिंदी में बात करते थे, भले वो इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, लेकिन मल्होत्रा साहब ने जो भी क्वेश्चन पूछा उसको हम सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाए, और इसीलिए हमें रिजेक्ट कर दिया। और हमें यह कहा गया कि हम 15 दिन में आपको बताएंगे। तो मैं भी बड़ा खुश हो गया, क्योंकि हमें क्या मालूम है 15 दिन बाद में बताएंगे, इसका मतलब है कि हम रिजेक्ट हो गए। हमें तो मालूम ही नहीं था। घर जाके हमने अपने माँ को कहा कि मेरे को लगता है मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने पूछा क्या है, हमने कहा डोर टू डोर जाना है, यूरेका फोर्ब्स बोल के कंपनी है। बोले करना क्या है, बोले वैक्यूम क्लीनर। बोले वो क्या है, बोले वो तो हमें भी नहीं मालूम। तो माँ ने कहा तू घर में जाएगा, ये जो अपने घर में जो अगरबत्ती बेचने के लिए लोग आते हैं, फिनॉइल बेचने के लिए जो घर में हमारे आते हैं, तू वैसा काम करेगा। तो मेरी माँ बेचारी घबरा गई, बोला बेटा एकदम आउटलाइन हो जाएगा। तो उसने पूरी कहानी लेके जाके के.एस. नायर जो मेरे बापू है, ऐसा तो उनको डाकू के.एस. नायर बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही टेररिस्ट टाइप के आदमी है, मतलब एकदम खतरनाक, जो बोलते हैं ना पूरी खानदान उससे डरते, बिल्डिंग वाले उनसे डरते हैं, पूरी खानदान उनसे डरते हैं। के.एस. नायर से जो मेरे फादर हैं, मेरे फादर के पास गए और मदर ने कहा कि देखो बेटा बोलता घर में जाएगा, डोर टू डोर काम करेगा। मेरे फादर ने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा, बोले ये सब काम जो है सिंधी पंजाबी लोग करते हैं, और ये सब काम हमारा है नहीं, हम मद्रासी लोग हैं। और मैं देखो, मुझे देख मेरे माफत बन, मेरे फादर ने एक डायलॉग मारा, मुझे देख मेरे माफत बन। मैं 1955 से कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में काम कर रहा हूं, और मैं जिस जगह पे हूं वहां से 30 साल से उसी कंपनी में बैठा हूं। मुझे देख मेरे माफत बन। वो दिन मेरी जिंदगी पलटी, क्योंकि उनके डायलॉग में बहुत दम था। उसने कहा मुझे देख मेरे माफत बन। मैंने ये डिसाइड कर दिया कुछ भी कर लूंगा, आपके जैसे तो बनना ही नहीं है, क्योंकि ये टोटल उधार आइटम था।
मेरा जो भाव था ना, ये टोटल उधार आइटम था। मतलब अगर 100 आदमी को जानते थे तो 200 से उधार लिया हुआ है। सबसे उधार लेते थे, हमें भी भेजते थे दोस्तों के पास उधार लेने के लिए। तब से हमें लाइफ में एकदम खुरना सा हो गया कि हम लाइफ में कभी उधार लेके काम नहीं करेंगे। और इस तरह से उन्होंने ऊपर से नीचे देखा और बोले तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, जैसा तू अभी अकाउंटेंट का नौकरी करा वो बहुत बढ़िया है, उसी में तेरा ग्रोथ हो जाएगा, तुझे ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात अय्यर की, स्वामीनाथन अय्यर की बात में घूम रही थी मेरी दिमाग में, और ये तय जरूर हो गया था कि हमें तो बनना है सेल्समैन। अब ये के.एस. नायर के चक्कर में पढ़ना नहीं है, क्योंकि लाइफ में एक बड़ी बेटी खड़ी है उनकी, यानी मेरी बड़ी बहन, उसका शादी कराना, छोटी का शादी कराना, उधारी चुकाना है, सब कुछ बाहर निकालना है, जिंदगी बनानी है। और ये बोलता है मेरे को देख, मेरे माफत बन। मैंने डिसाइड कर दिया उनके माफत तो बनना ही नहीं है। लेकिन वहां से कॉल भी तो नहीं आया था यूरेका फोर्ब्स से। कहानी ऐसे जाती है माय डियर फ्रेंड। 2 अक्टूबर 1985 को एग्जैक्टली एक महीने के बाद इंटरव्यू के लिए मेरे को फोन, मतलब टेलीग्राम आया। 1 महीने के बाद टेलीग्राम आया। कहानी ऐसी जाती है कि मल्होत्रा साहब जो थे वो आधा बंबई संभालते थे, और गुप्ता साहब बोल के दूसरे ब्रांच मैनेजर थे, वो आधा बंबई संभालते थे। अब गुप्ता साहब को आदमियों की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने इश्तिहार डाला, उनको कोई ठीक ठाक आदमी नहीं मिला, तो वो मल्होत्रा साहब के पास गए। क्योंकि ब्रांच का जो लोकेशन था एक ही था, एक ही लोकेशन से 2 ब्रांच चलती थी, एक आधा बंबई ये देखता था, आधा बंबई वो देखता था। तो मल्होत्रा साहब के पास गुप्ता साहब गए और बोले यार तेरे पास तो कुछ आदमी है, सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो मेरे को दे दे। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो सिलेक्टेड कैंडिडेट है नहीं, लास्ट टाइम तो जितने सिलेक्ट हुए उनको तो मैंने ट्रेनिंग में डाल दिया। बोले अच्छा तेरे पास कोई रिजर्व कैंडिडेट होगा ना, वो मेरे को दे दे। गुप्ता साहब ने कहा, बोले ये टाइम रिजर्व कैंडिडेट भी मैंने सिलेक्ट करके ले लिया। बोले अच्छा तेरे पास रिजेक्ट माल तो होगा? बोले है ना मेरे पास 200-250 मेरे पास रिजेक्ट माल है। तो रिजेक्ट माल का, जिसके अंदर हम भी थे, तो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के गुप्ता साहब ने मल्होत्रा साहब ने गुप्ता साहब को दे दिया। मेरे ख्याल से वो क्या टेक्निक उन्होंने यूज किया मेरे को नहीं मालूम, या आंख बंद करके मतलब डब्बे में हाथ डाल के एप्लीकेशन निकाला, लेकिन हमारा नंबर आ गया और हमारे को टेलीग्राम, दोपहर के टाइम पे टेलीग्राम हमारे घर में आया था, घंटी बजी थी, हमने दरवाजा खोला था। तकदीर ने वहां साथ दिया, क्योंकि दरवाजा हमने खोला था, टेलीग्राम हाथ में लिया, उसमें लिखा था रिपोर्ट फॉर फाइनल इंटरव्यू, सुबह 9:30 बजे 3 अक्टूबर 1985 में आना है। अगर वो डाकू के हाथ में लगता टेलीग्राम, तो साला आज हम साले कोई चीरा बाजार की गली में बंबई में अकाउंटेंट की नौकरी करते हुए मरवाते होते। तो तकदीर ने वहां साथ दिया, और मैंने बताया नहीं किसी को। अगला दिन मैं पहुंच गया गुप्ता साहब के सामने, और उन्होंने कहा तू क्या करना चाहता है? मैं बोला सर आप बोलिए वैसा करूंगा। आप बोलिए बंबई में चड्डी सर पे पहन के चर्चगेट रेलवे स्टेशन में खड़े रहने से पैसा मिलता है, तो अभी से मैं पहन के खड़ा हो जाता हूं। आप बताइए मैं वैसा करूंगा। मुझे पैसे कमाने हैं सर, मुझे पैसे कमाने हैं, मेरी माली हालत बहुत खराब है, मुझे पैसे कमाने हैं। तो उन्होंने कहा ये लाइन में बहुत नाम है, इज्जत है। मैं बोला वो सब आप अपने पास रखिए, नाम और इज्जत अपने को नहीं चाहिए, अभी रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा चाहिए। मेन मुद्दा रोकड़े की है। आप मेरे को वो बताओ कि कमाना कैसे है। तो बोले कोई बात नहीं, कल सुबह 4 अक्टूबर 1985 को एक बैच चालू कर रहा हूं 15 लड़कों के साथ, और एक बैच मैं चालू करूंगा 15 दिन के बाद। कौन सा ज्वाइन करना चाहोगे? मैंने कहा सर 15 दिन के बाद मैं आ जाता हूं, बाकी के काम में निपटा के। तब उसने एक बहुत पते की बात कही गुप्ता साहब ने। तो उन्होंने कहा कि अगला 15 दिन तू करने वाला क्या है? आगे अगला 15 दिन तो अकाउंटेंट का ही नाम करेगा ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड प्रॉफिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब तू अकाउंटेंट का ही काम करेगा। अगला 15 दिन में तेरी जिंदगी तो बदलने वाली नहीं है अगर तू अकाउंटेंट का नौकरी करेगा। लेकिन अगर तू सेल्स में कल सुबह से जुड़ जाता है, तो कल सुबह से तेरे को मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी, कल सुबह से कंपनी के बारे में जानकारी हो जाएगी, कल सुबह से तेरे को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो जाएगी, और ये जानकारी से जिंदगी में तू हमेशा 15 दिन आगे रहेगा। साला बात तो पते की लगी। गुप्ता साहब ने बात बताई, पते की लगी, क्योंकि 15 दिन तो हम वही करने वाले थे जिसके करने की वजह से तो हम ऐसी हालत में फंसे हुए थे। तो और एक और दिन क्यों करना वो काम जो काम हमें आगे नहीं लेके जा रहा है। तो ये बात तय हो गई कि भाई कल सुबह ज्वाइन करेंगे सर। अब मैं जाके अपना पुराना कंपनी में से रिजाइन करके मैंने अपने फादर को फोन लगाया। डाकू के.एस. नायर को हमने फोन लगाया। उसने हमारे जो केरला के मलयालम लैंग्वेज में जितनी गालियां हैं
होलसेल में मेरे बाप ने मेरे को टेलीफोन पे सुना दिया और वो बोलता जा रहा था, तेरे को अक्ल है नहीं, तू थोड़ा अकड़ू टाइप का आदमी है, तेरे को मैंने बोला था, और ये जो 400 रुपए की नौकरी है वो छोड़ना नहीं है, मैंने तो कभी यूरेका फोर्ब्स के बारे में कभी सुना नहीं है, तू बेटा मैंने तेरे को बोला था, तेरा मामा भी ऐसी था, सरफिरा ये वो ऐसी चढ़ रहा था, ऐसी चढ़ रहा था। एक टाइम के बाद मैंने पहली बार 19 बरस की उम्र में, पहली बार 19 साल की उम्र में मैंने आवाज उठा करके, टेलीफोन थी ना तो थोड़ा आवाज उठा सका, टेलीफोन पे मैंने कहा पप्पा अभी एक और लैंग्वेज, एक और बात नहीं करना, आपने एक और वर्ड बोल दिया तो मैं फोन काट दूंगा, जिंदगी भर मैं वापस घर नहीं आऊंगा, लेकिन इतना वादा करता हूं जो 400 रुपए मैं कमाता हूं एज एन अकाउंटेंट, 30 तारीख बोल के एक तारीख हर महीने में होगा, तो 30 तारीख को कसम भवानी की घर में हम 400 पहुंचा देंगे, लेकिन जिंदगी में वापस आपके घर में वापस नहीं आएंगे। 1 मिनट के लिए एकदम सन्नाटा सा हो गया फोन पे। पहली बार डाकू हिला, पहली बार केएस नायर को मैंने हिलते हुए देखा और उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं ऐसा बता रहा था कि मैं ना तेरी वेलफेयर के लिए, तेरी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूं। तो मैं बोला पप्पा अपनी हालत तो इतनी खराब है, इससे नीचे तो जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, अपनी इसी फटी हुई है, इससे ज्यादा फटना ही नहीं है। तो फिर मैंने ज्वाइन कर दिया 4 अक्टूबर 1985। 5 दिन का ट्रेनिंग हुआ था यूरेका फोर्ब्स में, अनिल कुमार गुप्ता साहब ने ट्रेनिंग दी और हम सब से उन्होंने गोल बुक लिखवाया कि आपको जिंदगी में क्या करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। और 5 दिन का ट्रेनिंग हुआ यूरेका फोर्ब्स में। 5 दिन के ट्रेनिंग के बाद 11 अक्टूबर 1985 को करीबन 20 दिन अक्टूबर में बचा हुआ था मंथ क्लोजिंग के लिए। 11 अक्टूबर को हमको भेज दिया फील्ड में। उस जमाने में माय डियर फ्रेंड्स यूरेका फोर्ब्स में 3,500 सेल्समैन काम करते थे। 3,500 सेल्समैन में अगर आप एवरेज निकालो पूरा महीने का तो 4 वैक्यूम क्लीनर का एवरेज बनता है। 4 वैक्यूम क्लीनर यानी 3,500 सेल्समैन लोग 4 मशीन महीने का बेचते हैं एवरेज। और अगर आपने 6 या 7 बेच दिया तो आपका ब्रांच मैनेजर आपको बहुत ही सुंदर उड़पी होटल में लेके जाके खाना खिलाएगा। और अगर आपने 10 या 12 बेच दिया तो आपका रीजनल मैनेजर आपको उससे भी बढ़िया होटल में लेके जाके डिनर खिला देगा। और अगर आपने 14 या 16 बेच दिया तो हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अखिल मार्फतिया आता था अपना स्टैंडर्ड 2000 रोवर कार में, जो उस जमाने का सबसे महंगा गाड़ी होता था इंडिया का, उसमें आता था और ज्वेल ऑफ इंडिया बोल के बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट में बंबई में लेके जाएगा, खाना बिना खिलाएगा, जो चाहिए तुमको खिलाएगा पिलाएगा और जहां चाहिए चुम्मा लगाएगा। आप बोलेंगे ना पिछवाड़े पे चुम्मा लगा दो मेरे को, तो मैनेजिंग डायरेक्टर अखिल मार्फतिया पिछवाड़े पे चुम्मा लगा देगा अगर आपने 14 या 16 वैक्यूम क्लीनर भेज दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि 20 दिन अक्टूबर के लिए बचा हुआ था और 20 दिन जब खत्म हुआ 31 अक्टूबर को मैंने 26 वैक्यूम क्लीनर बेच दिया था। 26 वैक्यूम क्लीनर। तो मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन। मुझे लगा वो फ्लूक में हुआ, सबको लगा फ्लूक में हुआ, क्योंकि कभी कभी धंधा आपे आप हो जाता है, हमें भी नहीं मालूम कि हुआ कैसे। एंड देयरफॉर अगले महीने में 32 हो गया, उसके अगले महीने में 33 किया, उसके अगले महीने में 37 किया, उसके अगले महीने में 39 किया, उसके अगले महीने में 41 किया, उसके अगले महीने में 43 किया। लेकिन जिंदगी में कभी भी पिछले महीने से कम कभी नहीं बेचा, पिछले महीने से कम कभी नहीं बेचा। और मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन। और तो उन्होंने मेरे को बना दिया ग्रुप लीडर। मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 ग्रुप लीडर। 4 लड़के थे मेरे साथ। फिर मेरे को उन्होंने बना दिया सेल्स सुपरवाइजर। मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 सेल्स सुपरवाइजर। 12 लड़के थे मेरे साथ। उसके बाद मेरे को ब्रांच मैनेजर बना दिया गया और मैं इंडिया का नंबर 1 ब्रांच मैनेजर बना। पहली बार इंडिया में 200 सेल एक ब्रांच हमने किया था, पहली बार 300 हमने किया था, पहली बार 400 एक ब्रांच हमने किया था, पहली बार 500 सेल हमने किया था। और फिर उसके बाद डेप्यूटी डिविजनल सेल्स मैनेजर बना, डिविजनल सेल्स मैनेजर बना, सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर बना, एरिया सेल्स मैनेजर बना, रीजनल सेल्स मैनेजर बना। और फिर मैं यूरेका फोर्ब्स छोड़ दिया। जब मैंने वहां से निकला तो मैं उस कंपनी का यंगेस्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग और रिचेस्ट एम्प्लॉय हुआ था।
और उसके बाद सीज फायर बोल के फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी है, सीज फायर, लाल कलर का जो आग बुझाने वाली मशीन होती है, फायर एक्सटिंग्विशर, वहां पर मैं डिप्टी जनरल मैनेजर बना। उसके बाद मैं जनरल मैनेजर बना। उसके बाद मैं एक ट्रेनिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बना और फिर उस कंपनी का डायरेक्टर बना। और करीबन 19 साल पहले स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी बोल के मेरी ये ट्रेनिंग कंपनी हमने शुरू की। हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते थे, दुनिया की बेहतरीन कंपनियों को ट्रेन करते थे, यूनिलीवर, कोको कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्ड, हुंडई, सभी को ट्रेन करते थे। उसके बाद हमने हमारी पूरी कंपनी स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर, जो छोटे धंधे वाले, दुकान वाले, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ के जो धंधा करते हैं, उनके लाइफ को सुधारने के लिए हमारी पूरी कंपनी को हमने उस दिशा में ले ली और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, जो बड़े कंपनियों को ट्रेन करने का कार्यक्रम, हमने बंद कर दिया। मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पहला सैलरी था 500 रुपए। तो मैंने तय किया कि अभी मुझे महीने का 5000 रुपया कमाना। भागा 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 मैं 5000 रुपया कमाता। जब मैं 5000 महीने का कमाता था तो मैंने कहा अब मेरे को 50,000 रुपये महीने का कमाना। भागा 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 मैंने अपनी सोच में बदलाव लाया, मेरे कपड़े में बदलाव लाया, मेरे काम करने के तरीके में बदलाव लाया। मैं 50,000 महीने का कमाता, तब मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को 3 लाख रुपये महीने का कमाना है। जब मैं 3 लाख कमाता था मैंने डिसाइड किया मैं 5 लाख महीने का कमाऊंगा। जब मैंने 5 लाख रुपये महीने का कमाता था मैंने ये डिसाइड किया साले अभी महीने का चक्कर ही नहीं चलाना है, महीने का चक्कर नहीं चलाना, अभी दिन का पैसा चाहिए, दिन का चाहिए। तो हमने कहा कि अभी दिन का कमाएंगे। तो दिन का 3,000 रुपये लेते थे। उसके बाद हमने कहा कि दिन में हम 30,000 कमाएंगे। तो फिर हमने कहा दिन में हम 3 लाख कमाएंगे। फिर हमने कहा दिन में 5 लाख कमाएंगे। जब हम 5 लाख रुपया दिन का कमाते तो हमने कहा साले ये दिन का काम नहीं चलेगा, अभी घंटे का चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि घंटे में हम 1 लाख रुपया कमाएंगे, घंटे का 2 लाख रुपया कमाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम दिन का 10 लाख रुपया कमाते हैं। मुझे याद है मेरा पहला घड़ी मेरे फादर ने दिया था, सेकंड हैंड नहीं था, वो 25वां हैंड था, घड़ी था हेनरी सैंडोस एंड फिल्स का। तो मैंने पहला घड़ी खरीदा 500 रुपए का। फिर हमने कहा 5,000 की घड़ी रखूंगा। फिर हमने कहा कि हम 1 लाख का घड़ी रखेंगे, 2 लाख का घड़ी रखेंगे, 5 लाख का घड़ी रखेंगे, 10 लाख का घड़ी रखेंगे। जब हम 10 लाख का घड़ी रखते थे हमने बोला अभी रखेंगे पेन। पेन 2 रुपये का पहले रखता था, शार्प का पेन रखता था 2 रुपये का। फिर हमने कहा कि अभी हम विल्सन का पेन रखेंगे 40 रुपये के। फिर हमने फ्लेयर का पेन रखा 1,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये का। उसके बाद हमने गोल्ड सिल्वर क्रॉस पेन रखा, गोल्ड क्रॉस पेन रखा। फिर हमने 5 लाख रुपए का पेन रखने चालू किया। पहला मुझे याद है हम ट्रेन में ट्रैवल करते थे और ट्रेन में, बंबई का ट्रेन तो आप जानते हैं कि लोगों को तो ऐसे दबा के मार देते हैं। उसके बाद हमने कहा कि साली ये ट्रेन में हम ट्रैवल नहीं करेंगे, ये तारीख से हम सेकेंड हैंड कावासाकी बजाज लेंगे। सेकेंड हैंड कावासाकी बजाज जो दिन लिया और जो दिन वापस आ रहे थे पूजा करके, हमने ये तय कर दिया कि अगला बाइक होगा राजदूत 175 स्पेशल, ये नया गाड़ी होगा। वो जो दिन हमने खरीदा हमने अगला टारगेट रखा कि सेकेंड हैंड प्रीमियर पद्मिनी चलाएंगे। जो दिन हमने पद्मिनी लिया वो दिन हमने तय किया कि अगला गाड़ी होगा मारुति एयर कंडीशन 800। जो दिन हमने वो गाड़ी लिया और पूजा करके वापस आ रहे थे हमने ये टारगेट रखा कि मारुति एस्टीम 6,35,000 रुपए का आता था। हमने रोकड़ा कैश डाउन दे के 6,35,000 का हमने मारुति एस्टीम खरीदा। जो दिन उसका पूजा करके वापस घर आ रहे थे हमने ये डिसाइड कर दिया कि इसको ज्यादा टाइम नहीं चलाना है। तो 15 लाख का हुंडई सोनाटा गाड़ी हम ये तारीख को खरीदेंगे, हमने तय कर दिया। हुंडई सोनाटा जो दिन खरीदा वो दिन पूजा करके वापस आ रहे थे, हमने कहा इसको ज्यादा दिन नहीं चलाएंगे। तब हमने मर्सिडीज ई क्लास 58 लाख का मर्सिडीज ई 280 हमने कहा ये तारीख को खरीदेंगे। जो तारीख को हमने मर्सिडीज 280 खरीदा वो तारीख को हमने डिसाइड किया अब इसको ज्यादा टाइम नहीं चलाने का है। तो मर्सिडीज एस क्लास 1,08,00,000 रुपए का गाड़ी खरीदा। जो दिन 1,08,00,000 का गाड़ी खरीदा वो दिन हमने कहा इसको ज्यादा चलाने का नहीं है, अभी अपने को 3 करोड़ रुपए का मर्सिडीज मे बैक लेना है। तो आजकल जो गाड़ी चला रहा हूं वो 3 करोड़ रुपए की मर्सिडीज मे बैक चलाता हूं ऐसा। और अगला जो गाड़ी है अपना 6 करोड़ रुपए का रोल्स रॉयस है, उसके बाद हेलीकॉप्टर लेंगे। ऐसी गरीब जिंदगी हम बिता लेंगे। अब मेरे को बताइए मेरा सक्सेस का फॉर्मूला क्या रहा होगा? एक एक करके हाथ ऊपर करके बताइए कि सक्सेस। या सरोगी साहब बोलना चाहते हैं टारगेट। तो हमेशा हमने एक टारगेट रखा, ये तारीख को ये गाड़ी खरीदेंगे, ये तारीख को ये ऑफिस खरीदेंगे, ये तारीख को ये घर खरीदेंगे। हमेशा पर्पस रहा, पर्पस यानी टारगेट, लक्ष्य। और उसका डेट भी था कलर बिलर के साथ। ये कलर की गाड़ी ये तारीख को इतने बजे, मतलब दोपहर को 1:30 बजे ये कलर की गाड़ी ये दुकान से इतने बजे खरीदेंगे।
मतलब टारगेट रहता था। ये एक रीजन है हमारी सक्सेस का। और क्या है? यस सर। हाँ, डेडिकेशन। ओके, हमारा एक तो रहा डेडिकेशन। टारगेट, उन्होंने कहा टारगेट तो कोई भी सेट कर सकता है, लेकिन टारगेट सेट करने के बाद डेडिकेटेडली उसके ऊपर काम करना, तो वो भी एक बड़ी बात है कि टारगेट सेट किया, डेडिकेशन। यस जेंटलमैन आउट हियर। यस सर। सर हमेशा बड़ा सोचना और बड़ी टारगेट रखना। हमेशा बड़ा सोचना और बड़ी टारगेट रखना। आगे आगे बोलते रहिए, आगे एक एक करके खड़े हो जाइए फटा। यस सर। सर कंसिस्टेंट मतलब लगातार 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 हमने लगातार अपने आप को आगे बढ़ाते रहे। नेक्स्ट। यस सर। यस सर, बोलते रहिए, माइक भी तो आता रहेगा। असंतोष किसी भी स्थिति में संतोष नहीं रहना। हाँ, हमारा नाम ही संतोष नायर है। और लेकिन हमेशा जिंदगी में डिससेटिस्फाइड रहे। और गांधी जी बोलते थे कि डिससेटिस्फैक्शन इज अ मदर ऑफ प्रोग्रेस। आदमी कोई भी हालत में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो संतुष्ट हो गया ना, फंस जाएगा वो। कोई भी चीज में, अगर आपका एक दुकान है और अगर आप एक दुकान में संतुष्ट हो गए, तो आपके पास थोड़े टाइम के बाद वो एक दुकान चलाने की कॉन्फिडेंस भी चली जाएगी। तो इसीलिए 1 से 2 जल्दी कर देना है, और 2 पे ज्यादा टाइम रहोगे ना, तो वो 2 चलाने का कॉन्फिडेंस चला जाएगा। इसीलिए 3 कर देना चाहिए। मतलब आदमी को रुकना नहीं है। रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाता है, दोनों खलास हो जाता है। तो बिल्कुल रुकना नहीं है। दूसरी बात। यस सर। वो किया जो आदमी को पसंद नहीं होता है। बिल्कुल, हमारा सक्सेस का फॉर्मूला सरोगी साहब ने बराबर हमसे उठा लिया है। जिंदगी में सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल और एवरेज लोगों को करने को अच्छा नहीं लगता। अनसक्सेसफुल और एवरेज आदमी को जो करने को अच्छा नहीं लगता, वही चीज की आदत सक्सेसफुल लोगों ने डाली। ये नहीं कि सक्सेसफुल लोगों को वो करना अच्छा लगता है, उन्हें भी वो करना अच्छा नहीं लगता जो अनसक्सेसफुल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल लोगों को करने को अच्छा नहीं लगता, और इनको भी करने को अच्छा नहीं लगता। तो जैसे सरोगी साहब ने कहा, मुझे भी रोज सुबह 5:30 बजे उठने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने उठ के उठने की आदत डाली। और तूने नहीं उठ के न उठने की आदत डाली। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब जब आप वो करोगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। आर यू विथ मी? जब जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। मुझे गाड़ी चाहिए था तो मैंने वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बड़ा आदमी बनना था तो मैंने वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पैसा चाहिए था तो मैंने वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी कोर्स करने को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट और खर्चा करने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब जब आप वो करोगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। और जानबूझ के अगर अच्छी आदतें नहीं डालोगे, अगर जानबूझ के अच्छी आदतों नहीं डालोगे, तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। अगर जानबूझ के अच्छा बोलने की कलाकारी डेवलप नहीं करोगे, तो अनजाने में ना अच्छा बोलने की कलाकारी डेवलप कर लोगे। अगर जानबूझ के रीडिंग की आदत नहीं डालोगे, तो अनजाने में ना पढ़ने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के चैलेंज लेने की आदत नहीं डालोगे, तो अनजाने में चैलेंज ना लेने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के रोज दाढ़ी नहीं करोगे, तो अनजाने में दाढ़ी ना करने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के 1 से 2 दुकान, 2 से 5 दुकान नहीं करोगे, तो अनजाने में एक ही दुकान में अपना अंतिम संस्कार हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ने कि मैं इन सब फॉर्मूलेस पे मैंने काम किया। आज भी मैं कर रहा हूं, अभी भी मैं कर रहा हूं, और लगातार मुझे पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत सब मिल रहा है। अब मेरी उम्र उस जमाने में 19 की थी, आज मैं 54 का हो गया हूं, एकदम कच्ची कली हूं। अभी तो मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, अभी तो अंगड़ाई ले रहा हूं। अभी तो काम करना है बहुत, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। अभी तो 54 का हुआ हूं, 54 बरस का हुआ, 120 में मरने वाला हूं। तो अभी और भी अपने पास 65 साल से ऊपर बाकी पड़ा हुआ है, और इन 65 सालों में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। और मरते दम तक, एक मिनट पहले तक हम बड़े बड़े टारगेट को लेते रहेंगे। बार बार लगातार नया कमिटमेंट करते रहो। नया कमिटमेंट करते रहोगी
तो अगला पहला सी है कमिटमेंट। जोर से बोलिए, पहला सी का नाम क्या है? जैसे आप बड़ा कमिटमेंट कर दोगे, कोई भी काम का कमिटमेंट कर दोगे, तो दूसरा सी उभरेगा जिसका नाम है करेज, हिम्मत। कमिटमेंट के बाद ही करेज उभरती है। आपने कमिट कर दिया कि मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं, आपने कमिट कर दिया। अब जब आपने कमिट किया तो आपको मालूम ही नहीं था आप करेंगे कैसे, लेकिन आपने कमिट कर दिया। कमिट जब करते हो तो दो चीजें होती है, मतलब करेज उभरती है और करेज के साथ डर उभरता है। डर का मतलब है पैंट गीली करना, और करेज का मतलब है गीली पैंट में वो करना जो करना चाहिए। तो जैसे आपने कमिट कर दिया, पहला वाला सी है कमिटमेंट, जैसे आपने कमिटमेंट कर दिया आपका करेज उभरेगा। करेज यानी हिम्मत सिर्फ कमिटमेंट के बाद ही होती है। जैसे आपने कमिट कर दिया कि मैं जीएसटी भरूंगा, आपने कमिट कर दिया। अब आप तो साले पूरी जिंदगी 2 नंबर काम किया, समझो आपने पूरी जिंदगी आपने 2 नंबर किया, आपके फादर ने भी 2 नंबर किया, आपका फादर तो 2 नंबर के बाप थे और आप उसके बेटे निकले, और आपने ये तय कर दिया कि अब मैं 2 नंबर नहीं करूंगा। आपने कर दिया पहला वाला सी। पहला वाला सी क्या है? लाउडली बोलिए। कमिटमेंट कर दिया। और जब कमिटमेंट करते हैं तब दूसरा सी उभरता है जिसका नाम है करेज। करेज का मतलब है, करेज कोई बहुत ही अच्छा फीलिंग नहीं है, करेज एक घबराहट की फीलिंग है। ये फटती है ना, जैसे हमने बोला हम जीएसटी भर देंगे, हमने बाप जन्म में नहीं किया था तो हमने कमिटमेंट कर दिया। कमिटमेंट करने के बाद डर लगता है, कमिटमेंट भरने के बाद ऐसा लगता है कि हम फंस तो नहीं जाएंगे, कमिटमेंट करने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे करना नहीं चाहिए था, कमिटमेंट करने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, कमिटमेंट करने के बाद ऐसा लगता है मैं भाग जाऊं, मैं वापिस चला जाऊं, मैं वापिस 2 नंबर पे चला जाऊं। मतलब ऐसे बहुत सारे ऊट पटांग विचार आपके मन में आएंगे। आपको भाग जाने का, ना करने का, गिव अप करने का बड़ा दिल करेगा, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया तो करेज डेवलप होगी। और जैसे ही करेज डेवलप हो गया आपका तीसरा सी खड़ा हो जाएगा, उसका नाम है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है आपका माइंड आपको रास्ता दिखाएगा कि करना कैसे है। और जैसे ही आपने वो कर दिया तो आप में चौथा सी खड़ा हो जाएगा जिसका नाम है कैपेबिलिटी। यानी जीएसटी पे करने का कैपेबिलिटी आप में आ जाएगी। यानी कि चौथा सी है, आप काबिल बन गए, आप 2 नंबर से उठ गए, आप बिल में आ गए, आप काबिल बन गए। ये तो वो बात हो गई जो आपको अंग्रेजी आती नहीं थी, आपने कमिट कर दिया, और जब आपने कमिट किया आपकी फटी, आपको लगा कि कमिट करना नहीं चाहिए था। 10 दोस्तों के बीच में आपने कहा कि मैं 6 महीने में इंग्लिश सीख लूंगा, और जब आपने ये कमिटमेंट कर दिया तो आपको पता ही नहीं था कि आप करेंगे कैसे। फिर भी आपने हिम्मत करके क्लास ज्वाइन कर दिया, और ट्यूशन टीचर क्या बोलती थी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आपने क्लास नहीं छोड़ा। आपके बच्चे आपको चिढ़ाते थे लेकिन आपने छोड़ा नहीं। आपकी बीवी चिढ़ाया कि 45 की उम्र में कोई साला इंग्लिश सीखता है क्या, तो उसने भी चिढ़ाया, दोस्तों ने चिढ़ाया, सबने चिढ़ाया, अंदर से आत्मविश्वास टूटा, लेकिन आपने कमिटमेंट को छोड़ा नहीं, तो आप में आ गया सेकंड सी। सेकंड सी क्या हो गया? करेज आ गया आप में, करेज आ गया। आपने बोला कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा, साली अंग्रेजी तो मैं सीख के छोड़ूंगा। तो करेज आ गई आपकी। और फिर आपका तीसरा सी क्या था? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है कि आपका माइंड, आपका दिमाग आपको ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा, अंग्रेजी सीखने के नए नए पेतरे सिखाएगा आपका माइंड, और आप वो नए नए चक्कर में फंसेंगे। और वहां से चौथा सी खड़ा हो जाएगा। चौथा सी लाउडली कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी, आप अंग्रेजी बोलने चालू हो गए, आप काबिल हो गए, आपको बोलने की लत लग गई, आप में वो अंग्रेजी की कैपेबिलिटी आ गई। और कैपेबिलिटी से आती है 5वां सी जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। अभी आप में कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि पिछले 8 महीने से आप जीएसटी भर रहे हैं, और पिछले 8 महीने से आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, और पिछले 8 महीने से वो सब कर रहे हैं, तो आप में आ गई कॉन्फिडेंस। पहला वाला सी क्या था? फर्म कमिटमेंट। दूसरा सी क्या था? तीसरा सी क्या था? क्रिएटिविटी। चौथा सी क्या था? कैपेबिलिटी। 5वां सी क्या था? करेज, अपना कॉन्फिडेंस। और 6वां सी है कंटिन्यूटी। कहते हैं अंग्रेजी के बाद रुकना नहीं है, अब उर्दू सीखो। अब उर्दू का कमिटमेंट कर दिया, साले फिर फंस गए अपन, फिर डाउट आई, फिर हम करेज की तरफ निकले,
फिर क्रिएटिविटी यूज किया, एक बड़ा साला मौला मिला, उसने सिखाया, और फिर हमारी कैपेबिलिटी बिल्ड हो गई उर्दू सीखने की। उर्दू में हम शायरी करते हैं फिर, और उसके बाद हमारे को आ गए कॉन्फिडेंस, और फिर आ गया कंटिन्यूटी। हमने कहा अब अंग्रेजी सीखेंगे। इस तरह से धंधे में और लाइफ में आजाद वो आदमी होता है जो लगातार ये 6C करते रहता है, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। अभी समझो आपको, अभी मैं जैसा बात करता हूं, आज से करीबन 35 साल पहले तो 2 आदमी के सामने खड़ा कर दो मेरे को तो मेरी फट जाती थी। अब मैं 5,000 आदमी के सामने खड़े रह एकदम क्रिस्टल क्लियर बात करता हूं। तो पहले तो मेरे को ये पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती थी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखूंगा। तो मैंने पहला वाला सी कर दिया, लाउडली, लाउडली कमिटमेंट कर दिया कि भैया पब्लिक स्पीकिंग सीखना है। अब जब पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करने की, कलाकारी सीखने की हमने वादा किया, तभी हमारे को मालूम ही नहीं था कि हम करेंगे कैसे। ना हमारे में कॉन्फिडेंस था, ना करेज था, बाकी सी नहीं थे, ना करेज था, ना कॉन्फिडेंस था, ना कैपेबिलिटी थी, ना कुछ थी। लेकिन पहला सी कर दिया, जोर से पहला सी, कमिटमेंट कर दिया कि मैं पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करने की कलाकारी सीख लूंगा। और फिर आई करेज। बहुत डर लगा कि साला मैंने कमिटमेंट कर दिया कि 6 महीने में मैं सीख लूंगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरी को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, मेरे को कोई टीचर मिलेगा कि नहीं, लोग पत्थर तो नहीं मारेंगे, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं। लेकिन उन सब के बावजूद उस डर में रहा, मैं उस डर में रहा, उस तकलीफ में रहा, उस उलझन में रहा, उस दर्द में रहा, लेकिन मैंने कमिटमेंट को गिव अप नहीं किया। जब आप कमिटमेंट को गिव अप नहीं करते हैं तब जाके उभरती है सेकंड सी, लाउडली करेज आ गई। और करेज एक बार आ गई, बोले मर जाऊंगा साला, छोड़ूंगा नहीं, 10 और कोर्स करना पड़े तो, लेकिन मैं कर लूंगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। जब करेज आ गई तो तीसरा तो आता ही है क्या, क्रिएटिविटी। अब आपका रास्ता, आपका दिमाग बोलता बेटा ये कर ले, इससे और बढ़िया होगा, ये आदमी से मिल ले, वो और सिखा देगा, ये किताब पढ़ ले, ये सीडी सुन ले, ये कर ले, यहां पर खड़े होके बात कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। तो क्रिएटिविटी आ गई, और क्रिएटिविटी से आ गई हमारे अंदर पब्लिक स्पीकिंग की चौथी सी, कैपेबल बन गए भाई, काबिल हो गए, काबिल, कैपेबल हो गए, कैपेबल। हम पब्लिक स्पीकिंग में काबिल हो गए, और काबिल जैसे ही आदमी हो जाता है, पांचवा उभरता है, कॉन्फिडेंस आ गया। बोले खड़ा किधर रहना, बता दे ऑडियंस किधर है, बताओ। कॉन्फिडेंस आ गई, और वहां रुके नहीं हम। 6th सी क्या है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है रुकना नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप रुक गए ना, आपने नया कमिटमेंट नहीं किया ना, तो आपका जो पुराना कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस वो हिलने चालू हो जाएगा। आप ध्यान से मेरी बात सुनना कि अगर आपने कमिटमेंट नहीं किया, नया कमिटमेंट अगर आपने नहीं किया ना, अगर आपने नया कमिटमेंट नहीं किया ना, नया वाला सी, नया कंटिन्यूटी, 6वां सी में नया वाला नहीं किया ना, तो जो पुराना जो सी था ना, उसके पीछे वाला कौन सा, कॉन्फिडेंस, वो हिलने चालू हो जाएगा, वो हिलने चालू हो जाएगा। और आपको डाउट आएगा कि जो आपने कमाया है ना अब तक, और जो आपने किया है, क्या आपने ही किया है? आपको शंका आएगी आप पे, तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। और उसका पहले भी एक सी था, क्या, वो खलास होने चालू हो जाएगा। वो कैपेबिलिटी जो है ना, वो खलास होने चालू हो जाएगा, और आप डर जाएंगे, इतना डर जाएंगे कि आप फिर उसके अंदर फंस जाएंगे। इसीलिए एक दुकान डालने के लिए पहले आपने कमिटमेंट किया होगा। जब वो एक दुकान डाली ना, तो आपकी फटी जरूर होगी। साले हाथ में 8 आना नहीं थी, बीवी का गहना बेच दिया था हमने, सब कुछ कांड करके इधर उधर हाथ पैर मार के रात को 2-2 बजे तक काम करते थे, और हमने एक दुकान डाल दिया। तो पहला एक दुकान डालने के टाइम पे दुकान पे हमने कमिटमेंट की, और वो टाइम पे हमें नहीं मालूम था कि हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। लेकिन बावजूद इसके, बहुत तकलीफ के बावजूद, आप वापिस नौकरी पे नहीं गए, और आप पुश करते रहे, और तो आप में आ गई वो सेकंड वाली करेज। उसके बाद
आपने क्रिएटिविटी के साथ उस दुकान को चलाया और फिर आप में आ गई कैपेबिलिटी एक दुकान चलाने की, एक दुकान चलाने की कैपेबिलिटी आ गई, एक दुकान चलाने की कैपेबिलिटी आ गई, एक दुकान चलाने की, एक दुकान चलाने की कैपेबिलिटी आई, और उससे आई उस एक दुकान को चलाने की कॉन्फिडेंस। और साले हम में से कईयों ने वहां रुक गए, वहां रुक गए, क्योंकि छठवां सी हमने किया ही नहीं। छठवां क्या था? कंटिन्यू। दूसरा दुकान डाल देना चाहिए था। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो फैक्ट्री डाल देना चाहिए था, फैक्ट्री डाले तो उससे बड़ा फैक्ट्री डाल देना चाहिए था, और कलकत्ता में फैक्ट्री डाला तो फिर दिल्ली में फैक्ट्री डाल देना चाहिए था, और दिल्ली में डाला तो फिर बंबई में डाल देना चाहिए था। मतलब ये सिलसिला आजाद आदमी की निशानी है। और धंधे वाला जो आजाद नहीं होता ना, जो धंधे वाला आजाद नहीं होता ना, वो हमेशा डिस्काउंट मांगते रहता है, क्योंकि उसके पास जो है वही प्रेशर में है, उसकी हालत टाइट है। तो वो फिर बोलेगा सरोगी साहब आप मेरे को एक और टका दीजिए, तो वो इस तरह से टका ज्यादा मांगेगा, वो उधार ज्यादा मांगेगा। अरे धंधा वो होता है जब अगर मेरे को 90 दिन, मेरे को 60 दिन में पैसा देना है ना, मैं 10 दिन में पैसा दूंगा, और बोले ले जा। हिम्मत उसको बोलते हैं कि 60 दिन के बाद पैसा देना है, लेकिन पैसा मैं 10 दिन में दे दूंगा, पैसा मैं 10 दिन में दूंगा, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जब हम पैसा टाइम पे नहीं देते और फिर हम साले भिखारी जैसे और टाइम मांगते हैं 70 दिन 90 दिन, तो समझ लेना तेरी कॉन्फिडेंस की तो, जिसके पास हिम्मत नहीं होती ना, वो घबराया हुआ इंसान की बातें करेगा। और धंधे वाले को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और घबराता वही धंधे वाला है जो ग्रो नहीं हो रहा है। और इसीलिए आज का टॉपिक का नाम है ग्रो टुगेदर। आपने पूछा कि ये टॉपिक के पीछे राज क्या है, तो ये राज सिंपल है, वहां पर लिखा हुआ है ग्रो टुगेदर। ये आज का टॉपिक है ग्रो टुगेदर। तो मुद्दा ये उठता है कि आप में से कितने लोगों को ग्रो करना है, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सब आदमी ग्रो करना चाहते हैं। तो मैं एक सवाल ये उठता है कि वन टाइम ग्रोथ करना है, वन टाइम ग्रोथ करना है, सम टाइम ग्रो करना है, कि लाइफ टाइम ग्रो करना है? बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत सारे लोग साले 25 साल पहले सक्सेसफुल थे, अब बस उसी को पकड़ के रखे हुए हैं, मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। मतलब एक दुकान था, उस मेंटेन कर रहे हैं उस दुकान को। अभी हालत बहुत टाइट है अभी, उसीलिए हम रोते रहते हैं ये मॉल आ गया, मॉल आ गया, मॉल आ गया, मॉल आ गया, जैसे टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। तू क्या कर रहा था मॉल आने के पहले? तू रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा था क्या? क्या कर रहा था तू गल्ले पे बैठ के? क्यों नहीं आगे बढ़ा तू? कौन रोका था तुझे? सवाल ये उठता है कि वन टाइम ग्रो करना है कि लाइफ टाइम ग्रो करना है। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ टाइम ग्रोथ जो है ना, जो दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो लाइफ टाइम ग्रोथ में बिलीव करते हैं। आप अमिताभ को देखिए, अब 77 का हो गया, लाइफ टाइम ग्रोथ। मैं आज से 15 दिन पहले आशा भोसले का शो देखने गया। 85 ईयर ओल्ड स्टेज पे खड़ी रह के साली नाचती है, और तुम्हारा 40 में वारंटी खत्म हो गया। 85 बरस की आशा भोसले सामने, मैं फ्रंट रो में बैठा हूं, 85 ईयर ओल्ड लेडी सामने खड़ी रह के नाच रही है सुदेश भोसले के साथ। मतलब ये जो है ना, द मोस्ट सक्सेसफुल इंडिविजुअल जो होते हैं ना, और क्या है ना, दुनिया प्रॉब्लम ये है कि ग्रो होना जरूरी है, क्योंकि दुनिया फास्ट बदल रहा है। पहले दुनिया बदलती नहीं थी इतना। आज से 30 साल पहले दुनिया आराम से बदलती थी। 30-40 साल पहले एक MTNL होता था, 40 साल पहले एक एम्बेसडर होता था, 40 साल पहले एक बाटा कंपनी होती थी, 40 साल पहले एक दूरदर्शन होता था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन फिर आज से 20-25 साल पहले सब चीज ग्रो होने चालू हो गया, चेंज होने चालू हो गया। और आजकल जो रफ्तार है ना, भयंकर रफ्तार है।
और इस भयंकर रफ्तार में भयंकर तरीके से बदलने वाले लोग ही फ्यूचर को अपना सकेंगे, नहीं तो डर जाएंगे आप लोग। और जो डर गया वो साला मर गया। ये बिल्कुल बेकार डायलॉग नहीं है, जो डर गया वो सचमुच में मर गया। देयरफॉर जो ग्रो नहीं हो रहा है ना, उसको मैं वार्निंग दे रहा हूं आज कि ग्रो नहीं हुआ ना तो आप बुरे फंसोगे। ग्रो तो आपको होना है, भले आपको अच्छा लगे या ना लगे, ग्रो तो होना है। क्योंकि धंधे में जो आदमी ग्रो नहीं होता वो बहुत बेकार बातें करता और डरा हुई बातें करता है। वो डरा हुआ बात कर रहा है।